हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज के रिवीजन का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785 तक, है ना, 1772 टू 1785। तो बंगाल के गवर्नर अपॉइंट हुए थे 1772 में, और बंगाल के गवर्नर जनरल बने, ध्यान रखिएगा, अपॉइंट हुए थे बंगाल के गवर्नर के रूप में, लेकिन बाद में 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते के साथ ही डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल में चलता आ रहा था 1765 से 1765 से, डुअल गवर्नमेंट जो आ रहा था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रहा था बंगाल में, उसको ख़त्म कर दिए। एक नया सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू के लिए लागू किए, जिसको बोलते हैं क्विनक्विनियल। ठीक है, क्विनक्विनियल सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू 1772 बाय मेथड ऑफ फार्मिंग आउट स्टेट फॉर हायर बीडर। तो इसके तहत क्या होता था, तो उसके लिए बीडिंग लगाया जाता था, मतलब कि रेवेन्यू का बीडिंग लगाया जाता था नीलामी के जैसा, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था। ठीक है, तो 1772 ईस्वी में इस सिस्टम को लाया गया था लैंड रेवेन्यू के लिए। इसके बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गठित किया गया, क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्रिएटेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी अदालत क्रिएट किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एंड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत, इस तरह के अदालत को कोडिफाई किए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम लॉ को जो है कोडिफाई किए, और इसलिए इनको नॉन जाना जाता है फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया। इनको फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। टू रिमूव द पॉसिबल क्लैश बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत, ही अपॉइंटेड एलिजा एम्फे द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ सदर दीवानी अदालत। तो इसमें क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था। उसके सुप्रीम कोर्ट जो सेटअप किया गया था बंगाल में सेटअप किया गया था, आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो दूसरा था। उसके चीफ जस्टिस थे इलीफा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे, उन्हीं को जो है दीवानी अदालत का भी सदर, मतलब कि अपॉइंट किया गया। सदर दीवानी अदालत था, उसका भी चीफ जस्टिस एलिजा इम्फे को ही अपॉइंट किया गया। स्टॉप्ड एनुअल अलायंस ऑफ ₹26 लाख टू मुगल इंपेयर शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपया एनुअल अलाउंस जाता था, साल में 26 लाख रुपया जाता था। ठीक है, मुगल इंपेयर जो शाह आलम थे उनको रोक दिया गया, मतलब उस अलाउंस को रोक दिया गया। उनसे जो इलाहाबाद और कारा को छीन लिया गया, टू अवे इलाहाबाद एंड कारा फ्रॉम हिम एंड सोल्ड इट टू नवाब ऑफ अवध। कारा और इलाहाबाद को मुगल इंपेयर से छीन करके अवध के नवाब को बेच दिया गया, मतलब उसको दे दिया गया कि ये एरिया आपसे आपका हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अपॉइंटेड हिम द फर्स्ट गवर्नर जनरल अलॉन्ग विथ फर्स्ट 4 काउंसलर्स। तो इनको जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, ध्यान रखिए कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बोला गया है। इनके साथ 4 काउंसलर को और बनाया गया था। कौन कौन थे, तो क्लेवरिंग, फ्रांसिस मॉनसून एंड बेरवेल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में। एलिजा इम्फे जो है इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, और कलकत्ता का मदरसा और अलिया मदरसा 1781 में स्थापित किया गया था इस्लामिक स्टडी के लिए। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1781 में। रोहिला वार जो हुआ था 1774 में, एंड एनेक्सेशन ऑफ रोहिलखंड बाय नवाब ऑफ अवध विद हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो अवध के नवाब के द्वारा रोहिलखंड को एनेक्स किया गया था ब्रिटिश के मदद से। ट्रेल ऑफ नंद कुमार एंड जुडिशियल मर्डर। तो नंद कुमार नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उनका ट्रायल किया गया था और जुडिशियल मर्डर किया गया था। मतलब कि जुडिशियल मर्डर बोलते हैं कि यदि पुलिस के देखरेख में यदि कोई मर्डर होता है या फिर पुलिस कस्टडी में कोई मर्डर होता है। इन्हीं के रेन में जो है चैत सिंह अफेयर हुआ था, वज द राजा ऑफ बनारस। चैत सिंह जो है बनारस के राजा थे, और इन्हीं के शासनकाल में, मतलब कि वारेन हेस्टिंग के समय में ही उनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुआ था। ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल अगेंस्ट हुज इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वेयर प्रोसेस्ड। एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसे थे जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाया गया था। जैसे भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, तो उसी तरह से इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया गया था। क्विनकेनियल सेटलमेंट था, उसको अबेंडन कर दिया 1777 में। ये लगाया गया था 1772 में, और 5 साल बाद इसको अमेंडमेंट कर दिया, अबेंड कर दिया गया, मतलब कि रोक दिया गया। ठीक है, और एक ओपन ऑक्शन लाया गया। ये पहले भी ऑक्शन ही था, लेकिन ओपन ऑक्शन नहीं था, इसमें हर कोई भाग नहीं ले सकता था। अब ऐसा हटा दिया है कि अब हर कोई भाग ले सकता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाई वारेन हेस्टिंग एंड सर विलियम जॉन्स, दोनों से मिल करके, सर विलियम जॉन्स और वारेन हेस्टिंग दोनों मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप किए थे। ही वॉज कंजर्वेटर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड हेल्प इन ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास का लिखा गया है उसको ट्रांसलेट किया गया। गीता को ट्रांसलेट किया, गीत गोविंद को, सॉरी गीता नहीं, गीत गोविंद को ट्रांसलेट किया गया, जो जदयू के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोला जाता है, याद रखिएगा। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था उसको यूरोपियनाइजेशन किया, मतलब उसमें यूरोपियन लोगों को ज़्यादा भर्ती किया। सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म लाया, रिफॉर्म टू प्यूरिफाई एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार करने के लिए, क्योंकि उसमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो उसमें सुधार करने के लिए रिफॉर्म लाया गया इनके द्वारा। पुलिस सिस्टम आज इंट्रोड्यूस्ड, कॉर्नवालिस के समय पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। सोवर्निटी ऑफ लॉ एंड ऑल ऑफिशियल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट्स, ऐसा रूल बनाया गया कि लॉ सबसे ऊपर होगा और सारा जितना भी ऑफिसर है कंपनी का, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन चल रहा था, कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, तो याद रखिएगा इनके द्वारा बंगाल और बिहार वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है रिफॉर्म ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी को रिफॉर्म किया गया 1793 में, ठीक है। सेटिंग अप कोर्ट एट डिफरेंट लेवल एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट किया गया। द डायरेक्ट फौजदारी अदालत प्रिसाइडेड ओवर इंडियन जजेज एबोलिश्ड एंड देयर प्लेस फोर सर्किट कोर्ट्स पर इस्टेब्लिश प्रिसाइडेड बाय 4 यूरोपियन कॉन्वेंट सर्वेंट्स। तो क्या किया गया कि डिस्ट्रिक्ट जो फौजदारी अदालत है जिसमें इंडियन जज होते थे, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो इसमें इंडियन जज हुआ करते तो उसको हटा दिया गया, उनके जगह पर एक सर्किट कोर्ट लाया गया जिसमें यूरोपियन जज हुआ करते थे। कॉर्नवालिस कोड के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। कॉर्नवालिस कोड जो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें क्या क्या फीचर थे? इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, मतलब इसमें क्लियरली बताया गया था किसका कहाँ तक पावर है ना, पावर सेपरेट किया गया था इसमें। जैसे अभी जो है 7th शेड्यूल में हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। कलेक्टर वाज हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर जो हुआ करता था और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था, और उसके अंदर जुडिशियल और मजिस्ट्रेशियल पावर आया था, ठीक है। उसको जो है जुडिशियल और मजिस्ट्रियल पावर भी दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट जज वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशरी का हेड के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया गया था। अ ग्रेजुएशन ऑफ सिविल कोर्ट्स वाज सेटअप, तो एक तरह का सिविल कोर्ट सेटअप किया गया था। ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट वाज सेटअप। द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड सिविल केसेज एबोलिश, तो और रेवेन्यू और सिविल केस के बीच में डिस्टिंक्शन था पहले, उसको हटा दिया गया, तो इसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था? तो कलेक्टर को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाया गया, इसके अलावा जो है इसमें जुडिशियल और मजिस्ट्रेशियल पावर भी दिया गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को जुडिशरी का हेड बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक तरह का सिविल कोर्ट सेटअप किया गया, और रेवेन्यू और सिविल केस में जो पहले डिस्टिंक्शन होता था उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट सर जॉन शोर, उनके बारे में पढ़ते हैं। एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट में इनका भी योगदान आता है। इनके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1793 में फोर्स में आया था। निजाम और मराठा के बीच में बैटल ऑफ खारदा हुआ था 1795 में, जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज पास इन 1795, तो 1795 में एक लॉ पास किया गया था फीमेल इन्फेंटिसाइड के विरोध में, मतलब कि भ्रूण हत्या के खिलाफ, ठीक है। इन्फेंटिसाइड यानी कि छोटा बच्चा को जब मार दिया जाता है इन्फेंट केस में ही, तो उसके खिलाफ यहाँ पे लॉ लाया गया था 1795 में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानते हैं, तो इसको टाइगर ऑफ बंगाल का नाम से जाना था, ये अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल बोलता था। सब्सिडरी अलायंस यही लाया था, और विग्रसली अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस टू अचीव ब्रिटिश पारामाउंटेसी इन इंडिया, और इसका एक टारगेट था कि इंडिया में ब्रिटिश पारामाउंटेसी है, मतलब ब्रिटिश को पारामाउंट माना जाए, पारामाउंट यानी सबसे टॉप पे माना जाए। हालांकि सब्सिडरी अलायंस जो डुप्लेक्स के द्वारा लाया गया था, डुप्लेक्स जो है दूसरे कंट्री का था, वो ब्रिटिश का नहीं था, लेकिन उसको हाई लेवल पे, मतलब ज़्यादा लेवल पे पब्लिश किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। शासनकाल में 4th एंग्लो वार हुआ था 1799 में, जिसके कारण से टीपू सुल्तान का डेथ हो गया। इसके कारण मतलब कि उसके फलस्वरूप मैसूर का एनेक्सेशन हुआ ब्रिटिश राज में। वेलेस्ली पासेज रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग द प्रेस, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए वेलेस्ली के द्वारा एक रेगुलेशन पास किया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज स्टेब्लिश किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज स्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस एट श्रीरामपुर फाउंडेशन ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। सर जॉन गिलक्रिस्ट वाज अपॉइंटेड हेड ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। कहाँ किया गया था? तो फोर्ट विलियम में किया गया था, श्रीरामपुर फाउंडेशन, ठीक है, श्रीरामपुर फाउंडेशन ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। वेलेस्ली टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटिक, ठीक है, इतने जगह का वो एडमिनिस्ट्रेशन लिया। सब्सिडी ट्रीटी ऑफ बेसैन एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो इसके शासन का और क्या में क्या हुआ? तो बेसैन का सब्सिडी ट्रीटी हुआ और एंग्लो मराठा वार हुआ सेकेंड वाला, ठीक है। इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ सिंधिया, द भोंसले एंड होलकर। इसके मतलब सेकेंड एंग्लो मराठा वार में क्या क्या हुआ था? तो सिंधिया, भोंसले और होलकर का डिफीट हुआ था। मदरसा का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ किंगडम ऑफ तंजौर एंड कर्नाटिक, कर्नाटिक और तंजौर के किंगडम को एनेक्स किया गया था इसके द्वारा।
उसके बाद जो है मद्रास का फॉर्मेशन हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी का। अंदर इज एनर्जेटिक लीडरशिप लॉर्ड लेक कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, इसी के लीडरशिप में लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया 1803 में। एंड टुक द इम्पेयर अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन, और इम्पेयर को जो मुगल बादशाह हुआ करता था उस समय उसको कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले किसके द्वारा साइन किया गया, तो निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैसूर और तंजौर के 1799 में टीपू सुल्तान के डेथ के बाद। अवध का जो नवाब था 1801 में, पेशवा के द्वारा 1801 में, भोंसले राजा ऑफ बेरार जो है 1803 में, सिंधिया 1804 में। तो ये सब सब्सिडी अलायंस कब साइन किया गया था, यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सर जॉर्ज बार्लो के बारे में है। तो इनके शासनकाल में वेलोर म्यूटिनी हुआ था। ठीक है, वेलोर म्यूटिनी हुआ था, जैसे 1857 में विद्रोह हुआ था ना, उसी तरह से 1806 में भी एक विद्रोह हुआ था साउथ इंडिया में। ठीक है, वेलोर म्यूटिनी हुआ था। सेकंड एंग्लो मराठा वार इंड हुआ और स्लेव ट्रेड एबोलिश किया गया ब्रिटिश एम्पायर में। स्लेव ट्रेड एबोलिश इन ब्रिटिश एम्पायर किसके शासनकाल में, तो सर जॉन बार्लो के शासनकाल में। अब लॉर्ड मिंटो वन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके तहत ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था रंजीत सिंह के साथ 1809 में। और ट्रेवनकोर केरला जो इलाका है वहाँ पे एक रिवेलियन हुआ था, मतलब वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था लॉर्ड मिंटो वन के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग से अलग है। एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 में, इसी के तहत सुगौली की संधि हुआ था। ठीक है, मार्च 1816 में। और वहाँ पे एक मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स बनाया गया था, है ना, ड्यू टू हिज सक्सेस इन वार ही वाज मेड मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स 1816 में। ठीक है, इसको एक उपाधि एक तरह से दिया गया था। थर्ड मराठा वार हुआ था इसके शासनकाल में। सेकंड वाला किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, है ना। इंड किसके शासनकाल में हुआ, तो सर जॉर्ज बार्लो। और थर्ड वाला जो मराठा वार हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। मराठा पावर फाइनली क्रस्ट, तो थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठा वॉर कंप्लीटली खत्म हो गया। एबलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड एनेक्सेशन ऑफ ऑल टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो पेशवाशिप खत्म कर दिया गया और उसका सारे टेरिटरी को हड़प करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रायतवारी सेटलमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाय गवर्नर थॉमस मुनरो। मद्रास में जो है रायतवारी सिस्टम लाया गया, तो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था कहाँ, तो बिहार यूपी वाले रीजन में। रायतवारी सेटलमेंट कहाँ लाया गया, तो मद्रास वाले रीजन में थॉमस मुनरो के द्वारा। बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया था 1822 में, इसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। पहली बार कॉफ़ी का प्लांटेशन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में 1823 में। कहाँ, तो बंगाल में। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार कॉफ़ी का प्लांटेशन हुआ था बंगाल में, हालांकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी अभी उगाया जाता है। सिमिलरली फर्स्ट टी प्लांटेशन वाज डिस्कवर्ड इन असम। असम में पहला बार चाय उगाया गया था विद द हेल्प ऑफ एंड्रयू चार्टलन एंड रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। लॉर्ड एमहर्स्ट, तो इसके तहत क्या हुआ था, तो पहला फर्स्ट बर्मीज वार हुआ 1824 में, बैरकपुर म्यूटिनी 1824 में, और कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में। भरतपुर राजस्थान में उसको कैप्चर किया 1826 में लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। तो इसके बाद जो है गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसका पावर बढ़ा करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब जो है जो भी बनेंगे गवर्नर जनरल, मतलब कि पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल थे उनके तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आ गया था। लेकिन अब इसके अलावा भी कई जगह जैसे और भी दूसरे जगह अंग्रेज के द्वारा जो है हड़पा गया था। ठीक है, सब्सिडी अलायंस के तहत या फिर डिफरेंट प्रोसेस के तहत। तो इंडिया में बहुत जगह, मतलब बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता, तीन जगह के अलावा भी कई जगह ब्रिटिश का पावर आ चुका था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी के तहत बनाया गया और बोला गया कि इंडिया में जितना भी ब्रिटिश का टेरिटरी है, ब्रिटिश के द्वारा भी शासन किया जा रहा है, सब इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाए तो वारेन हेस्टिंग था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाए पहला तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसका शासनकाल 1828 से 35 तक था। तो सप्रेशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस, इसका क्या क्या मेन काम है, तो सप्रेशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस है, जो बलि दिया जाता था बच्चों का उसको सप्रेस किया, उसको हटाया। इलीगल घोषित किया इन्फेंटिसाइड को। ठीक है, हालांकि इलीगल काफ़ी पहले घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन उसको जो है अच्छे तरह से लागू कराया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1829 से 1837 तक सप्रेशन ऑफ ठगी सिस्टम, ये पूछा गया था, बहुत एग्जाम पूछा गया, पिछले साल 65 थे बीपीएससी में भी इसको पूछा गया कि ठगी प्रथा को ख़त्म कौन किया था। तो विलियम स्लीमन के नेतृत्व में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ठगी सिस्टम को ख़त्म किया था। ठीक है, 1829 में सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था। ठीक है, 1829 सती सिस्टम आज एबोलिश्ड, कहीं कहीं 1828 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये दिसंबर के महीने में हुआ था, इसीलिए इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और खासी रिवोल्ट हुआ था इसके शासनकाल में। चार्टर एक्ट आया था 1833 का, इसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो 1833 वाले चार्टर एक्ट में बोला गया था कि अब जो है कंपनी का व्यापार करने का अधिकार सारा छीन लिया गया है। मतलब कि अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, वो शासन करेगी। ठीक है, और कभी भी जो है ब्रिटिश क्राउन जो है, मतलब ब्रिटिश की जो राजा या रानी है,
कभी भी कंपनी से अधिकार छीन सकती है शासन करने का भी, ठीक है। 1833 वाले में ऐसा बोल दिया गया था। डिपोजिशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। मैसूर के राजा का डिपोजिशन और उनके टेरिटरी का एनेक्स किया गया 1831 में। एनेक्सेशन ऑफ चाचर एंड जैंतिया, जैंतिया हिल जो उधर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पड़ता है, गारो खासी जैंतिया हिल्स जो है। कुर्ग जो है कर्नाटक वाले रीजन में है, उसको एनेक्स किया गया 1834 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। एजुकेशन रिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मकाले माइन्यूट्स, तो मकाले माइन्यूट्स आया था 1835 में, याद रखिए मकाले का एक रिफॉर्म आया था 1835 में। उसमें एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बात किया था। इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा, और मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी घोषित किया गया इंग्लिश को। ये एस्टेब्लिश फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता में पहली बार मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। तो मेटकाफ को लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे, इधर अभी हम पढ़ाए थे कि प्रेस पे काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगाया गया था, किसके द्वारा? प्रेस पे रेगुलेशन जो लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। यहाँ पे अभी हम पढ़ाए थे, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रेस को कंट्रोल करने के लिए रूल लाया गया था। तो उसको जो है मेटकाफ के द्वारा हटाया गया, इसलिए इसको लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। 1839 लॉर्ड ऑकलैंड हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली था। हालांकि ये रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको रिपेयर करवाया गया लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, तो ऐसा पूछा जा सकता है। फिर डिपोजिशन एंड डिपार्टेशन ऑफ राजा ऑफ सतारा, सतारा के राजा को भी अब एनेक्स किया गया, सतारा का जो किंगडम था उसको भी एनेक्स किया गया। पहला अफगान वार जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इन 1838 त्रिपार्टी ट्रीटी बिटवीन शाह शुजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश, तो ब्रिटिश रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच में एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के साथ। नेक्स्ट है लॉर्ड एलेनबरो, इसमें क्या हुआ था? तो स्लेवरी को एबोलिश किया गया, स्लेवरी सिस्टम जो था दास प्रथा उसको हटाया गया लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में, और सिंध को एनेक्स किया गया लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में। नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट, हार्डिंगे फर्स्ट के बारे में याद रखिएगा। द डैनिश पोसेशन सोल्ड टू द इंग्लिश, तो इसी के शासनकाल में डेनिश यानी कि डेनमार्क वाले जो थे इंग्लिश को अपना सारा राज छोड़ करके यहाँ से चले गए इंडिया से। पहला एंग्लो सिख वार हुआ और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट के शासनकाल में। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सेपरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एमंग द खोंड, तो जो खोंड ट्राइब है, ठीक है, खोंड ट्राइब के बीच में फीमेल इन्फेंटिसाइड और सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, मतलब कि ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोका गया खोंड ट्राइब में इसके द्वारा। इन 1846 द रिवेल ऑफ खोंड टेक प्लेस, तो इसके कारण से 1846 में खोंड रिवेलियन हुआ था, ठीक है, मतलब खोंड का विरोध हुआ था इसी के कारण, लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट के कारण। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी मेनली फोकस ऑन सीजर ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, इसका मेन फोकस क्या था? तो इंडिया में डिफरेंट रीजन को किस तरीके से सीज किया जाए। सेकंड सिख वार इसके शासनकाल में और पंजाब एनेक्स कर लिया गया। सेकंड एंग्लो वार इसके शासनकाल में, एंग्लो बर्मीज वार जो है इसके शासनकाल में, और दूसरा एंग्लो बर्मीज वार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, डलहौजी कैन बी रिगार्डेड एज फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, डलहौजी को फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, ठीक है, तो कलकत्ता से आगरा तक फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है बिछाया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट इसके शासनकाल में है। 1853 में एक नया ट्रीटी साइन हुआ था निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, ठीक है, कंपेलिंग हिम टू सीड बेरार टू दी कंपनी, जिसके तहत क्या हो, तो बेरार एक जगह का नाम है, उसको कंपनी को दे दिया गया हैदराबाद से निकाल करके। रेलवे माइन्यूट 1853 में आया था और पहला रेलवे लाइन कनेक्ट किया गया था बम्बे से थाने के बीच में 1853 को। 1853 में रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस है कंपरेटिव एग्जामिनेशन, तो याद रखिएगा 1853 में सिविल सर्विस का एग्जाम कंपटीशन के थ्रू होने लगा, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, लेकिन उस समय कोई एग्जाम नहीं होता था, जिसको मन करता था उसको सेटअप कर दिया था गवर्नर जनरल के द्वारा, लेकिन अब एग्जाम होगा ऐसा कहा गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, मतलब कि यदि किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो फिर उसके मरने के बाद उसका राज जो है अंग्रेज के राज में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सतारा को 1848 में, 1848 में, जयपुर को 49 में, संभलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, भगत जो है राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, इस तरीके से एनेक्स किया गया। तो लगभग बहुत सारे स्टेट को एनेक्स कर लिया गया। इन द एजुकेशनल स्फेयर एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट व चार्ल्स वुड, तो एक वुड डिस्पैच आया था इसके शासनकाल में 1854 में, ठीक है, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। 1835 में आया था, 1835 में आया था मकाला मिनट्स, ठीक है, तो ये दोनों एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। ब्रिटिश एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द मासेस, इसमें क्या कहा है कि ब्रिटिश का जिम्मेवारी बनता है कि इंडियन लोगों को एजुकेट किया जाए।
हालांकि इंडियन इन लोग से ज़्यादा एजुकेटेड था, फिर भी ऐसा इन लोग का कहना था कि हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, तो अंग्रेजी और वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज का स्कूल खोला गया, गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया। जेईडी बेथुने ओपन गर्ल स्कूल इन कलकत्ता इन 1849, तो पहला मेडिकल कॉलेज जो है कलकत्ता में सेटअप किया गया था, अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। और जेईडी बेथुने के द्वारा एक कलकत्ता में 1849 में कॉलेज खोला गया, गर्ल स्कूल खोला गया, ठीक है, गर्ल स्कूल खोला गया। पहला मेडिकल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गर्ल स्कूल खोला गया था। न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड इन 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। पोस्टल स्टाम्प इशू किया गया था इसके शासनकाल में। 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था, ये बोल करके कि आप लोग अच्छे से गवर्नमेंट नहीं कर रहे, मतलब मिस गवर्नमेंट का चार्ज लगा करके, इल्ज़ाम लगा करके अवध को हड़प लिया गया था। बंगाल को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर रखा गया था इसके शासनकाल में। सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आज इस्टेब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस, प्रत्येक प्रोविंस में मतलब प्रत्येक स्टेट में सेपरेट पीडब्ल्यूडी घोषित किया, इस्टेब्लिश किया गया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ग्रैंड ट्रंक रोड पे मरम्मत का कार्य स्टार्ट हुआ और गंगा नदी के किनारे नहर खोदा गया था इसके शासनकाल में। इसके शासनकाल में और क्या आया था, तो बीडो रीमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह आया था 1856 में। 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था इसमें, थॉमसन कॉलेज फॉर सिविल इंजीनियरिंग वाज एस्टेब्लिश्ड एट रुड़की। तो रुड़की में जो भी हम लोग आईआईटी देखते हैं ना, आईआईटी रुड़की इसके शासनकाल में, मतलब कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। इसके बाद जो है 1857 का विरोध हुए, इसके बाद जो है कैनिंग आया था, ठीक है। तो कैनिंग जो है आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, लेकिन इसी के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में जो 1857 का विरोध हुआ और इंग्लैंड की महारानी अपने अंदर इसको ले ली, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया को ले लिया गया, जिसके बाद गवर्नर जनरल को नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो प्रथम वायसराय था इंडिया का। तो यहाँ पे क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बंगाल, विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया। 1857 का विरोध इसके शासनकाल में हुआ था। लास्ट गवर्नर जनरल आफ्टर 1858 गवर्नर जनरल कम टू वायसराय, तो लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया। इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आया था, आईपीसी जिसको बोलते हैं, अभी भी वही चलता है। तो आईपीसी जो है इसी के शासनकाल में आया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विड्रॉवल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया, विथड्रॉ कर लिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इनेक्टमेंट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो सीआरपीसी इसमें लाया गया, ठीक है। आईपीसी आया था, सीआरपीसी भी आया 1861 में। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया 1861 में, इसी के तहत डिफरेंट जगह हाई कोर्ट सेटअप किया गया 1861 में। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो सप्रेस्ड बहावी मूवमेंट को सप्रेस किया। ड्यू टू हिज सडन डेथ इन 1862 एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड बाय सर नेपियर सर डेंसन फ्रॉम 1862-64। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट का अचानक डेथ हो गया, जिसके कारण से 2 साल जो है बिना वायसराय के रहा और उसके जो जूनियर थे शासन करते रहे उनके। लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो भूटान के साथ लड़ाई हुआ था 1865 में इसके शासनकाल में। इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ फ्रॉम कराची पर्शियन तुर्की इन 1865, तो टेलीग्राफ को और बढ़ाया गया। पहला टेलीग्राफ तो जो था कलकत्ता से आगरा तक था, है ना, डलहौजी के शासनकाल में ही। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, यहाँ से कलकत्ता से आगरा तक। नेक्स्ट है मास्टरली इनएक्टिवली पॉलिसी वाज फॉलोड, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन विथ अफगानिस्तान। तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन विथ अफगानिस्तान, ये पॉलिसी लाया गया कि अफगानिस्तान के साथ कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, लॉरेंस के द्वारा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865, 1861 में जो एक्ट आया था उसके तहत ये तीनों जगह हाई कोर्ट सेटअप किया गया। 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिसको हम लोग सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। एन एनुअल ग्रांट ऑफ 6 लाख रुपीज़ टू शेर अली आमिर ऑफ अफगानिस्तान एंड रेलवे ओपन फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली। तो ये सब काम जो है 1868 में हुआ था लॉरेंस के नेतृत्व में, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो काफ़ी काम के लिए फेमस है, पहली बार जनगणना इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, हालांकि अनऑफिशियल था। तो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टेट रेलवे का सिस्टम इसमें चालू हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज फॉर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन प्रिंसेज, राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज इन अजमेर। तो इतना कॉलेज इसके द्वारा सेटअप किया गया। अजमेर में मायो कॉलेज, आज भी इसका यही नाम है। राजकोट कॉलेज सेटअप किया है काठियावाड़ में, गुजरात वाले रीजन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर डब्ल्यू हंटर। फर्स्ट सेंसस किया गया 1871 में, है ना, एक्चुअली 1872 में हुआ था, 71-72 में। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स इसके द्वारा सेटअप किया गया लॉर्ड मेयो के द्वारा। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू किया गया
1870 में क्या हुआ, तो ही फर्स्ट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेज। 1872 में कॉन्विक्ट इन अंडमान एसासिनेटेड मायो। लेकिन हाँ, तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि किस गवर्नर जनरल को एसासिनेट किया था, नहीं मार दिया गया था, तो लॉर्ड मायो को अंडमान निकोबार में मार दिया गया था 1872 में। ठीक है। द ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, तो मतलब कि अपने शासनकाल में मात्र एक मरने वाला वायसराय, मतलब मार दिया जाने वाला वायसराय, मर्डर हो जाने वाला। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। 1872 में कुका रिवोल्ट हुआ था पंजाब वाले रीजन में, तो याद रखिए नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। ये कुका रिवोल्ट के लीडर थे भगवत जवाहर मल। और प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट हुआ था 1875 में। तो इंग्लैंड के एक राजा थे, वेल्स के राजा थे प्रिंस ऑफ वेल्स, 1875 में यहाँ उसका विजिट हुआ था। नेक्स्ट लॉर्ड लीटन के बारे में, ये काफ़ी चर्चा रहा है इसका भी। इसके तहत कई एक्ट पास हुए हैं, जैसे आर्म्स एक्ट हुआ था, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। 1876 में एक रॉयल टाइटल एक्ट पास किया गया इन्वेस्टिगेटिंग क्वीन विक्टोरिया, जिसके तहत क्या किया, तो क्वीन विक्टोरिया को एक पावर दिया गया, केसर हिंद का टाइटल दिया गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ केसर हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंपेरियल दरबार हुआ था 1877 में। ठीक है, तो दिल्ली में इंपेरियल दरबार हुआ था, शाही दरबार हुआ था 1877 में। इसके बाद 1911 में भी हुआ था दिल्ली दरबार। ठीक है, तो 1877 में भी याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। ठीक है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में आया था। दीज वर रिप्रेसिव मेजर ऑफ लॉर्ड लीटन अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा, ये याद रखिए लॉर्ड लीटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसको सप्रेस करने के लिए इस तरह का एक्ट लाया गया। 1878 में जो है फेमाइन कमीशन सेटअप किया गया था। फेमाइन यानी कि अकाल पड़ा था, है ना, तो उसके लिए कमीशन सेटअप किया था 1878 में। ठीक है, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आया था 1876 में। 1878 में द फेमाइन कमीशन सेटअप किया गया था रिचर्ड स्ट्रेचरी के नेतृत्व में। प्रोपोज द प्लान ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस इन 1878-79 एंड लोअर द मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विस फ्रॉम 19 to 21। तो पहले जो है सिविल सर्विस में के लिए मैक्सिमम एज होता था 19 साल, उसको बढ़ा करके 21 साल किया गया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था 1870-80 में एंड फाइट ऑफ शेर अली। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था 1878 और 1880 में। अब लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया इसके द्वारा 1882 में, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया 1881 में। सेकेंड सेंसस बोल सकते हैं या फिर पहला ऑफिशियल सेंसस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अनऑफिशियल जो था 1872 में जो हुआ था लॉर्ड मयो में, वो अनऑफिशियल था, और पहली बार ऑफिशियल सेंसस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होता है 1881 में, और उस समय जो पॉपुलेशन था मात्र 25.4 करोड़ था। ठीक है, कंटिन्यूड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू किया, यानी कि फाइनेंस को नीचे तक ले जाए, गाँव मतलब कि छोटे शहरों में बैंक खुलवाना या फिर खाता खुलवाना लोगों का, इस तरह का काम। डिवीजन ऑफ फाइनेंसेज ऑफ सेंटर इन 1882। इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। 1882 में लोकल गवर्नमेंट लाया गया, मतलब पंचायती राज सिस्टम के तहत एक सिस्टम लाया, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया, इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अपॉइंटमेंट हंटर कमीशन 1882 में एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए, है ना, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए 1882 में हंटर कमीशन सेटअप किया गया था। 1883 में फेमाइन कोड बनाया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। अब लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 2 एक्ट पास हुआ था, 2 एक्ट पास, बंगाल टेनेंसी एक्ट और बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तीसरा एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। ठीक है, किंग थिबो बर्मा वाज डिपोज टू रत्नागिरी फोर्ट महाराष्ट्र। तो बर्मा के जो राजा थे उनको रत्नागिरी फोर्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ ला करके रखा गया था। 1886 में अपर बर्मा वाज नेक्स्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ अफगान नॉर्दर्न बाउंड्री टुक प्लेस। तो 1886 में पूरे बर्मा को एनेक्स कर लिया गया, पूरी तरह से एनेक्स कर लिया गया बर्मा को, और अफगान के साथ जो है नॉर्दर्न इलाके में बाउंड्री का सेटलमेंट हुआ वहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। एक एटचिंसन कमेटी आया था इसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड लैंसडाउन, इसके तहत क्या हुआ, तो 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया लैंसडाउन के शासनकाल में। डिवीजन ऑफ सिविल सर्विस इनटू इंपेरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। सिविल सर्विस को 3 पार्ट में बांटा गया, इंपेरियल यानी कि शाही राजा वाला, प्रोविंशियल यानी स्टेट का, और सबऑर्डिनेट उसका सहायक। अपॉइंटमेंट डूरंट कमीशन अपॉइंट किया गया। डूरंट कमीशन किस लिए, तो बाउंड्री सेटअप करना ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इसी के तहत डूरंट लाइन बना था।
एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 में पास किया गया। विच इंक्रीज द मैरिजेबल एक्ट विद एफर्ट सोशल रिफॉर्मर बहरामजी मालवारी। तो इनके रिफॉर्म मतलब सोशल रिफॉर्मर के एफर्ट के कारण एज को बढ़ाया गया था, शादी की एज को बढ़ाया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, इसके तहत फेमाइन हुआ था पूरे भारत में। तो फेमाइन को जांच करने के लिए लायल कमीशन अपॉइंट किया गया था, लायल कमीशन। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में पास किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। द इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899, ठीक है। तो इंडियन क्वाइनेज एक्ट एंड पेपर करेंसी एक्ट, तो पहली बार नोट इस तरीके से चला, उसके पहले सिक्का ही चलता था और वो भी चांदी, और पहले तो सोना का चलता था फिर चांदी का चलने लगा था, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का क्वाइन ही चलता था, लेकिन क्वाइन एंड पेपर करेंसी एक्ट लाया था 1899 में। इसके तहत जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था और पेपर करेंसी लाया गया। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाया गया 1901 में। 1901 में कमीशन भी सेटअप किया था चेयरमैनशिप सर कॉलिन स्कॉट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द होल क्वेश्चन ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के मतलब इरिगेशन को सुधारने के लिए ये कमीशन सेटअप किया गया था। वर्क ऑन झेलम कैनाल वाज कंप्लीट, और झेलम कैनाल पे जो वर्क था वो कंप्लीट किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एक फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था अंडर चेयरमैनशिप सर एंटोनी मैकडोनल्ड। तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड के नेतृत्व में जो है फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन अंडर सर थॉमस रैले इन 1902 टू सजेस्ट रिफॉर्म रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज। ऑन इट्स रिकमेंडेशन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास किया गया था, ठीक है। तो सर थॉमस रैले के जो रिकमेंडेशन था उसी के तहत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, इसको पास किया गया था एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास किया गया था 1904 में। 1904 में और क्या हुआ था? द कॉलोनल यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन सेंट अगेंस्ट तिब्बत। तो एक एक्सपेडिशन सेंड किया गया था तिब्बत को, मतलब तिब्बत को एक कर्नल के नेतृत्व में एक सेना भेजा गया था। बंगाल का पार्टीशन किया गया 1905 में। इंपेरियल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट सेटअप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इन समस्तीपुर बिहार। तो पूसा में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सेटअप किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी पड़ता है, पहले आई थिंक समस्तीपुर में था। न्यू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड, एक नया डिपार्टमेंट कॉमर्स और इंडस्ट्री के रूप में से इस्टेब्लिश किया गया। रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्सी विद किचनर। तो इसके साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गया था, ठीक है, किचनर के साथ है ना, कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण अगस्त में रिजाइन कर दिया है 1905 में, ठीक है। द कंट्रोवर्सी वाज पॉपुलर इन कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी ऑफ डिफेंस बजट। तो डिफेंस बजट के रूप में, मतलब डिफेंस बजट के कारण इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में हम लोग उधर पढ़े थे। ऑन 16 अक्टूबर 1996 पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब फोर्स में आया? 1906 में आया था, 16 अक्टूबर 1906 में, ठीक है। हालांकि ये पास हो गया था कर्जन के शासनकाल में ही, लेकिन इफेक्ट में आया था अक्टूबर में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। अक्टूबर 1906 में जॉर्ज अरुंडेल कमेटी सेटअप किया गया पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। 1906 में ही लॉर्ड मिंटो रिसीव्ड द मुस्लिम डेलीगेशन हेडेड बाई आगा खान। तो आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो जो है मुस्लिम डेलीगेशन को उससे मिला, और मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ इसी के शासनकाल में। सूरत सेशन और कांग्रेस स्प्लिट जो 1907 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। ऑन 8 जून 1900 टू एक्ट पास्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट पास्ट एंड न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसी के शासनकाल में आया। 1910 में प्रेस एक्ट पास किया था। नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। तो दिल्ली जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का पार्टीशन को रद्द किया गया। 23 दिसंबर 1911 को हार्डिंगे पे बम फेंका गया था, ठीक है। 1912 में एक्सटिंक्शन कमीशन सेटअप किया गया था, सिविल सर्विस एक्सटिंक्शन कमीशन सिविल सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड सिविल सर्विस के टॉपिक पे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था देहरादून में 1914 में। और 1916 में सैडलर कमेटी अपॉइंट किया गया था यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो सैडलर कमेटी कई बार पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है, लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड के द्वारा इसको। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था? तो उसके शासनकाल में गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न होकर आए थे। साबरमती आश्रम का फाउंडेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ अम्बालाल साराभाई। सत्याग्रह हुआ चंपारण का 1917 में, अहमदाबाद में 18 में और खेड़ा में 1918 में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले चंपारण में हुआ, तब अहमदाबाद, तब खेड़ा और अहमदाबाद बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं। सितंबर में जो होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ सेशन में कांग्रेस का रीयूनियन हुआ और मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना, पूना में पहला बार वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था। पहला वुमेन कॉलेज कहाँ सेटअप किया गया था? तो कोलकाता में।
महर्षि कर्वे के द्वारा सेटअप किया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी पुणे में। इन जुलाई 1917 ऑस्टिन चैम्बरलिन रिजाइन एंड सक्सीडेड मोंटेस्क्यू और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था जेम्स मोंटेस्क्यू को, ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन बाई मोंटेस्क्यू के द्वारा अगस्त डिक्लेरेशन लाया गया था 1917 में, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को हम लोग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ 19 जो एक्ट था, है ना, उसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसी के शासनकाल में। सैडलर कमीशन एजुकेशन को 1917 में सेटअप किया गया था। हम लोग यहाँ पे देखें कि सैडलर कमीशन 1916 में किया गया था, है ना। तो इसके जाते जाते मतलब हुआ था, लॉर्ड हर्डिंगे के जाते जाते तो कमीशन का मतलब क्या स्टार्टिंग उसके शासनकाल में हुआ, लेकिन उस पर जो फाइनल मुहर लगा था इसके शासनकाल में हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार, तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एसपी सिन्हा का अपॉइंटमेंट किया गया। और 10 नवंबर को जो है सेडिशन कमेटी अपॉइंट किया गया था, इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा अप्रैल 18 में। लाहौर हाईकोर्ट फाउंड किया गया 1919 में। रॉलेट एक्ट आया था और जालियांवाला का मैसेकर इसी के शासनकाल में हुआ। खिलाफत कमीशन जो है इसी के शासनकाल में बना था, खिलाफत कमेटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी इसी के शासनकाल में फाउंड हुआ था, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सौर कमेटी अपॉइंटेड टू प्रिपेयर स्कीम फ्रॉम द कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में कंप्लीटली इंडियनाइजेशन किया जाए ऑफिसर का, उसके लिए सौर कमेटी अपॉइंट किया गया था चेम्सफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग के बारे में, तो मोपला रिवेलियन हुआ था 1921 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट का वापस लिया गया था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। जो प्रेस एक्ट आया था 1910 में लॉर्ड मिंटो सेकंड के द्वारा, उसको वापस ले लिया गया। रॉलेट एक्ट को वापस लिया गया लॉर्ड रीडिंग में। रेजोल्यूशन पास्ट फॉर होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस इन इंग्लैंड एंड इंडिया फ्रॉम 1923, तो 1923 के पहले तक जो है आईसीएस का जो एग्जाम यानी सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता था पहले लंदन में हुआ करता था, सिर्फ मतलब इंग्लैंड में हुआ करता था, अब इंडिया में भी होगा 1923 से, ऐसा बोला गया। ली कमीशन सेटअप किया गया था सिविल सर्विस के रिपोर्ट के लिए, ठीक है, सिविल सर्विस के टॉपिक पे। जून 1925 में इंडियन सांधुर्स्ट, है ना, जिसको अस्कीन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इंडियन सांधुर्स्ट कमेटी या फिर अस्कीन कमेटी को अपॉइंट किया गया था ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन द आर्मी इन ऑन 22 अगस्त 1925 विजय पटेल इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये विठल भाई पटेल थे, ठीक है। तो उनको जो है पहले इंडियन बने जो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, जो स्वराज पार्टी की तरफ से बने थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ते हैं, तो पॉपुलर नॉन क्रिश्चियन वायसराय के रूप में फेमस है। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। इन 1926 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ओपन एट धनबाद, तो धनबाद में इंडियन ओपन स्कूल ऑफ माइंस सेटअप किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन इसी के शासनकाल में हुआ था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूट किया गया था 1927 में। अपॉइंटमेंट ऑफ हारकट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन इन नवंबर 1927, तो हारकट बटलर कमेटी सेटअप किया गया था 1927 में, इसी के द्वारा रिकमेंड मेजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर रिलेशन बिटवीन इंडियन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बटलर कमेटी इस नाम से पूछा जाता है कि बटलर कमेटी क्यों सेटअप किया गया था, तो प्रिंसली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से रिलेशन हो इसको सुझाने के लिए। ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को कॉन्वेक किया गया दिसंबर 1927 में। इन 1929 इंपेरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंड किया गया, ठीक है। हार्टो कमेटी अपॉइंट किया गया था एजुकेशन के ग्रोथ के लिए ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन अनाउंस दैट गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय इंडिया। दिस अनाउंसमेंट नोन एज दीपावली डिक्लेरेशन, तो दीपावली डिक्लेरेशन क्या है, तो 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा घोषणा किया गया था कि ब्रिटिश इस बात पर राजी हो गई है कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट किए थे इसी के शासनकाल में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, जो 19 जनवरी 1931 तक चला था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगटन के बारे में, तो 1 दिसंबर 1931 को रामसे मैकडोनल्ड जो है जो ब्रिटिश का पीएम था, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड अनाउंसेड द डिसीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एनडब्ल्यूएफपी इनटू अ गवर्नर प्रोविंस सिंध वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस। तो क्या किया गया, एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंस बनाया गया मैकडोनल्ड के द्वारा, जो अभी हम लोग ऊपर पाकिस्तान का जो ऊपर वाला इलाका है खैबर पख्तूनख्वा वाला, उसको अलग स्टेट बनाया गया, अलग प्रोविंस, और सिंध को अलग प्रोविंस बनाया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो हालांकि समझौता जो है इसके साथ हुआ था इरविन के साथ, लेकिन तुरंत समझौता के तुरंत बाद इरविन का ट्रांसफर हो गया था और लॉर्ड विलिंगटन बाद में उसके बाद वायसराय बन गया था। रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड जो है रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। एरवदा जेल में जिसके कारण से गांधी जी फास्ट टू डेथ पे बैठे थे, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के शासनकाल में हुआ।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ आचार्य नरेंद्र उदय के द्वारा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ। बर्मा को सेपरेट किया गया 1935 में, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में फॉर्मेशन हुआ इसके शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड लिलिंगथो के शासनकाल में क्या हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इन मेजोरिटी ऑफ प्रोविंस, तो अधिकांशता प्रोविंस में कांग्रेस का सरकार बनाया गया। अक्टूबर में गांधी जी फॉर्मुलेटेड वार्धा एजुकेशनल स्कीम, वार्धा स्कीम लाए थे गांधी जी के द्वारा लाया गया था 1937 के अक्टूबर में। कांग्रेस का मिनिस्ट्री से रिजिग्नेशन हुआ क्योंकि लड़ाई में मतलब कि जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जो कांग्रेस से बिना पूछे इंडियन को शामिल कर लिया गया था। तो लॉर्ड लिलिंगथो के द्वारा ऐसा किया गया था। अगस्त ऑफर जो वायसराय का आया था ये जो है लॉर्ड लिलिंगथो के शासनकाल में आया था, कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर दिया। 7 अगस्त 42 को कांग्रेस का सेशन स्टार्ट हुआ बॉम्बे में, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसको अगस्त रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड बेवल के बारे में पढ़ते हैं तो 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, बेवल प्लान स्टार्ट हुआ था उसके साथ। वर्ल्ड वार सेकंड जो था वो खत्म हुआ इसके शासनकाल में। 28 जनवरी 46 बेवल से अनाउंस गवर्नमेंट इंटेंशन टू सेटअप एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो 28 जनवरी 1946 को बेवल के द्वारा घोषणा किया गया कि अब गवर्नमेंट जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप करना चाहती है जिसमें इंडियन पॉलिटिकल लीडर होंगे। 18 फरवरी 1946 को म्यूटिनी ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग्स इन बॉम्बे, तो बॉम्बे में जो नेवल म्यूटिनी हुआ था, जो नेवी के लोग थे, नेवी के सिपाही इसको विद्रोह कर दिए थे, है ना। तो नौसैनिक विद्रोह जो था इसी के शासनकाल में होता, बेवल के शासनकाल में। INA ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी सिपाही पकड़े गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया था रेड फोर्ट में, ठीक है। तो लॉर्ड बेवल का शासनकाल में हुआ था। 15 मार्च 1946 को एटली के द्वारा अनाउंस किया गया कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तीनों मेंबर का नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा गया इसलिए याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और वेवी एलेक्जेंडर, तीनों दिल्ली पहुंचे 24 मार्च 46 को। 6 अगस्त 46 को बेवल जो है नेहरू को इन्वाइट किया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। 16 अगस्त 46 को मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जिस दिन कई लोगों को मारा गया था, है ना, ये दिखाने के लिए यदि पाकिस्तान नहीं देगा तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाई कांग्रेस, तो सितंबर 1946 में कांग्रेस के द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया गया। बाद में लीग के द्वारा भी ज्वाइन किया गया था, शुरू में लीग के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली अनाउंस किया कि ब्रिटिश जो है इंडिया को मतलब कि इंडिया से ब्रिटिश लीव कर जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा 20 फरवरी 1947 को। इसके लिए डेट तय किया गया था जून 1948 का। उसके बाद इंडिया में किस तरीके से आज़ादी होगा इस प्लान को तय करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था 1947 में। तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आया। 2 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया गया था। 3 जून को जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया का अनाउंस किया गया। 4 जून को माउंटबेटन अनाउंस ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15 अगस्त। तो 4 जून 1947 को ये घोषित कर दिया कि 15 अगस्त को जो है ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया जाएगा। 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया हाउस ऑफ कॉमन में, मतलब वहाँ के लोकसभा में, इंग्लैंड के लोकसभा में 4 जुलाई 1947 को बिल लाया गया। 6 जुलाई को रेफरेंडम हुआ NWFP में, ठीक है, कि इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। कई जगह रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम यानी कि वहाँ से लोगों से एक तरह से डायरेक्ट वोटिंग करवाया गया। 15 जिस रेफरेंडम को जो है खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा बायकॉट किया गया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ और बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया था। 2 बाउंड्री कमीशन सेटअप फॉर बंगाल एंड पंजाब अंडर सर साइलेंट रेडक्लिफ। उसके बाद इंडिया के वायसराय बने थे सी राजगोपालाचारी, जो पहले थे और अंतिम भी कहे जा सकते हैं। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रिमेंड इन ऑफिस टिल 1950, जनवरी मतलब संविधान लागू होने तक ये शासन में रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, ये तीनों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज किए। ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।